प्यारे बच्चों, +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर के प्रभारी प्राचार्य सह भूगोल के पीजीटी शिक्षक श्री योगेंद्र कुमार सिंह द्वारा भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 का उत्तर समय निकालकर तैयार किया गया है। वीडियो 2 पार्ट में बनाए थे। पहले पार्ट में अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को बताए थे। इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में या इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी बताऊंगा। इसमें सारा क्रेडिट श्री योगेंद्र कुमार सिंह को जाता है। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 15वां क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या के घनत्व का आशय किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या की सघनता से है। जनसंख्या के घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। घनत्व ज्ञात करने के लिए किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। घनत्व से जनसंख्या के किसी क्षेत्र में संकेंद्रण की मात्रा का बोध होता है। जनसंख्या के घनत्व तथा वितरण पर निम्नलिखित भौगोलिक एवं अन्य कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला है स्थिति। तो किसी प्रदेश की स्थिति का प्रभाव उसके सीमावर्ती देशों के परिवहन, व्यापार तथा मानव इतिहास पर पड़ता है। उदाहरण के लिए हिंद महासागर में भारत की स्थिति केंद्रीय होने के कारण मध्य पूर्व के देशों तथा पूर्वी गोलार्ध के देशों के साथ समुद्री व्यापार की सुविधा रखने वाली है। विश्व की लगभग 75% जनसंख्या तटीय भागों तथा उनकी सीमा पेटियों में निवास करती है। भूमध्य सागरीय भागों में उसके चारों ओर प्राचीन काल से ही मानव बस्तियों का विकास होता रहा है। यहाँ मछलियों की प्राप्ति, सम जलवायु, समतल मैदानी भूमि आदि भौगोलिक विशेषताएं हैं, जिससे कृषि, उद्योग, परिवहन एवं मानव आवासों का तीव्र गति से विकास हुआ है। इसलिए इन भागों में सघन जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है। दूसरा पॉइंट है जलवायु। सभी कारकों में जलवायु महत्वपूर्ण साधन है जो जनसंख्या को किसी स्थान पर बसने के लिए प्रेरित करती है। विश्व के सबसे घने बसे भाग मानसूनी प्रदेश तथा समशीतोष्ण जलवायु के प्रदेश हैं। जलवायु होगा चीन, जापान, भारत, म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश तथा पूर्वी द्वीप समूह की जलवायु मानसूनी है, जबकि पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य को जलवायु समशीतोष्ण है। अतः इन देशों में सघन जनसंख्या का निवास हुआ है। इसके विपरीत जिन प्रदेशों की जलवायु उष्ण एवं शुष्क है, वहाँ बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। उदाहरण के लिए सहारा, कालाहारी, आटाकामा, अरब, थार एवं ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थलों में जनसंख्या का घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अति उष्ण एवं आर्द्र पूर्व देशों में भी जनसंख्या कम है, जैसे अमेजन बेसिन के पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में। मानव आवास के लिए स्वास्थ्य अनुकूलतम जलवायु वहाँ के निवास करना, जिसमें ग्रीष्म ऋतु का अधिकतम औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम तथा शीत ऋतु में सबसे ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो। सामान्यतः 4 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान के प्रदेश जनसंख्या के आवास के लिए सर्वाधिक अनुकूल माने जाते हैं। वर्षा की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या के घनत्व में भी वृद्धि होती जाती है तथा उसके घटने के साथ साथ जनसंख्या घनत्व में कमी होती जाती है। तीसरा पॉइंट है भूरचना। भूरचना का जनसंख्या से गहरा संबंध है। समतल मैदानी भागों में कृषि, सिंचाई, परिवहन, व्यापार आदि का विकास अधिक होता है, अतः मैदानी क्षेत्र सघन रूप से बस जाते हैं। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कष्टदायक एवं विषम भूमि की बनावट होने के कारण बहुत कम लोग निवास करना पसंद करते हैं। भारत के असम राज्य में केवल 340 मानव प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जबकि गंगा के डेल्टा में 400 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है स्वच्छ जल की पूर्ति। तो जल मानव की मूल आवश्यकता है। जल की आवश्यकता मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार की है। पहला, घरेलू आवश्यकताओं के लिए जल की पूर्ति। दूसरा, औद्योगिक कार्यों के लिए जल की पूर्ति एवं तीसरा, सिंचाई के लिए जल की पूर्ति। अतः जिन प्रदेशों एवं क्षेत्रों में शुद्ध एवं स्वच्छ मीठे जल की पूर्ति की सुविधा होती है, वहाँ जनसंख्या भी अधिक निवास करने लगती है, जैसे नदी घाटियों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में।
5वां पॉइंट है मिट्टियाँ। जनसंख्या का मूल आधार भोजन है, जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकती। शाकाहारी भोजन प्रत्यक्ष रूप से एवं मांसाहारी भोजन अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में ही उत्पन्न होते हैं। जिन प्रदेशों की मिट्टियाँ उपजाऊ होती है वहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। चीन, भारत एवं यूरोपीय देशों में नदियों की घाटियों में मिट्टी की अधिक उर्वरा शक्ति के कारण सघन जनसंख्या निवास कर रही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का 12.3% गेहूं उत्पादन करता है 2016 के डाटा के आधार पर। यह मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। गेहूं की पैदावार तथा उसकी उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित हैं। पहला है तापमान। गेहूं मूलतः शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा, यह साधारणतः ठंडी जलवायु में होता है। इसको उगते समय औसतन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा। गेहूं के पौधों को अधिक नमी की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए साधारणतः वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा है मिट्टी। गेहूं के उपज के लिए बहुत ही उम्दा एवं उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए बलुई, दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। चौथा है समतल भूमि। इसके खेती के लिए समतल या क्रमिक उतार चढ़ाव वाली मैदानी भाग अधिक अनुकूल होते हैं, क्योंकि इसके खेती में मशीनों का व्यापक प्रयोग होने लगा है। पांचवा है श्रमिक। तो इसकी खेती के लिए श्रमिक पर्याप्त होना चाहिए, परंतु इस खेती में मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। अब है उत्पादन तथा वितरण। तो देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। यह भारत में रबी शीतकालीन की फसल है, जो शीत ऋतु के समाप्त होने पर काट ली जाती है। हमारे देश में गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पैकेज टेक्नोलॉजी के कारण देश में 1967 में हरित क्रांति आई, जिसके प्रभावाधीन भारत में कृषि उत्पादन बढ़ा, परंतु हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। सन 1970-71 में 1960-61 की तुलना में गेहूं का उत्पादन दुगने से भी अधिक हो गया। इसी अवधि में गेहूं के क्षेत्रफल तथा प्रति हेक्टेयर उपज में लगभग 1.5 गुना वृद्धि हुई। 2017-18 में लगभग 986.1 लाख टन गेहूं पैदा किया गया। गेहूं की कृषि मुख्यतः पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ चयनित क्षेत्रों में कृषि की जाती है। देश में कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 भाग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र को भी अब काफ़ी बढ़ा दिया गया है, विशेष तौर पर बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों तक। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी गेहूं की कृषि पर्याप्त बड़े क्षेत्र पर की जाती है। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों मिलकर देश में गेहूं के कुल उत्पादन का 8% भाग उत्पन्न करते हैं। पश्चिम बंगाल में गेहूं की उपज प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक है। यहाँ पर इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं गेहूं का उत्पादन कौन कौन क्षेत्र में है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मृदा प्रदूषण के कारणों को लिखें। तो डॉक्यासेव के अनुसार मृदा मात्र शैलों, पर्यावरण, जीवों व समय की आपसी क्रिया का परिणाम है। मिट्टी में विविध लवण, खनिज, कार्बनिक पदार्थ, गैसें एवं जल एवं निश्चित अनुपात में होते हैं, लेकिन जब इन भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता में अतिक्रम आता है तो इससे मृदा में प्रदूषण हो जाता है। मृदा प्रदूषण के कारण। मृदा प्रदूषण के स्रोतों में विभिन्न तत्व होते हैं जो प्रदूषकों का उत्पादन करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, भूमिगत भंडारण टैंकों के टूटने से हाइड्रोकार्बन, शुष्क सफाई रसायनों का रिसाव, कचरा प्रवाह क्षेत्र से प्रदूषकों की निक्षालन, सतही जल अपवाह जो प्रदूषकों को ढोते हैं का खुले स्रोत से मिट्टी में रिसाव और कीटनाशक। तो इसका पहला पॉइंट है भूतल खनन। कोयला और धात्विक अयस्कों के खनन से भारी मात्रा में मृदा प्रदूषण उत्पन्न होते। उद्योग जो अयस्कों को खोदते हैं और उन पर प्रक्रिया करते हैं, तेल और गैस के लिए ड्रिल करते हैं या कोयले को जलाते हैं, बड़ी मात्रा में नमक युक्त कचरे का उत्पादन करते हैं। खनन से सोडियम, कैल्शियम सल्फेट, क्लोराइड और कार्बोनेट आदि अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं जो मिट्टी के प्रदूषण का कारण बन गए हैं। दूसरा पॉइंट है वनों की कटाई।
तो वनों की कटाई से तात्पर्य पेड़ों के गिरने और कटाई और वन क्षेत्रों को का दूसरी भूमि उपयोग में रूपांतरण से होता है। वनों की कटाई की प्रक्रिया में मिट्टी की स्थिरता और मिट्टी की गुणवत्ता पर कई अवांछनीय पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं। यह मिट्टी में अस्थिरता भी बढ़ाता है, क्षरण बढ़ाता है और जैव विविधताओं में कमी लाता है। वनों की कटाई की प्रक्रिया से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता घट जाती है, मिट्टी के कण ढीले पड़ जाते हैं और मिट्टी को हटाने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है लवणता। तो मिट्टी में अम्ल स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन यह एसिड बढ़ाने वाले उर्वरकों के उपयोग से बढ़ रहा है। बढ़ी हुई मिट्टी की लवणता संरचना, सूक्ष्मजीवीय विविधता और पौधे के लिए उपयोगी मिट्टी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मिट्टी की लवणता को संतृप्त मिट्टी की विद्युत चालकता से मापा जाता है। नमक प्रभावित मिट्टी न केवल पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाती है बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादकता को भी कम करती है। चौथा पॉइंट है कीटनाशक। आजकल कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आमतौर पर सिंथेटिक कीटनाशकों का व्यापक उपयोग किया जाता है। यद्यपि उत्पादकता बढ़ती है लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता और संरचना बदल जाती है। पांचवा है घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट। घरेलू तथा औद्योगिक संस्थाओं से निकले अपशिष्ट पदार्थ जैसे सीसा, तांबा, पारा, प्लास्टिक, कागज आदि मृदा से मिलकर इसे दूषित करते हैं। छठा पॉइंट है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलों की रेत हवा के साथ उड़ जाती है और दूर तक उर्वरक भूमि पर बिछ जाता है। इस प्रकार बलुई धूल के फैलाव से मरुस्थलों का विस्तार होता है। इस प्रकार धूल उर्वरा भूमि का विनाश कर उसकी उत्पादकता को घटाती है। सातवां पॉइंट है पशु अपशिष्ट। पशु कचरे का एकत्रीकरण मिट्टी को प्रदूषित करता है और कई बार पशुओं का एकत्र मिट्टी की संरचना को चराई के माध्यम से कमजोर कर देता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करने। तो इसके निम्नलिखित कारक है। पहला, कच्चे माल की उपलब्धता। सामान्यतः उद्योग वही स्थापित होते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है। जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल के समीप लगाए जाते हैं। शक्ति के साधन। किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले उसकी शक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। एल्यूमीनियम उद्योग शक्ति के साधन के एल्युमिनियम उद्योग शक्ति के साधन के नज़दीक लगाए जाते हैं क्योंकि इनसे बिजली का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। तीसरा है परिवहन। कच्चे माल को उद्योग केंद्र तक लाने तथा निर्मित माल को बाजार तक ले जाने के लिए सस्ते तथा कुशल यातायात का प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है। चौथा पॉइंट है बाजार। तो उद्योगों का सारा विकास निर्मित माल की खपत के बाजार पर निर्भर करता है। बाजार की निकटता से उपभोक्ता को औद्योगिक उत्पाद सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। पांचवा पॉइंट है श्रम। सस्ते तथा कुशल श्रम की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारण है। कुछ उद्योग जो श्रम प्रधान ही होते हैं, इन्हें विशेष दक्षता वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे फिरोजाबाद और चूड़ी उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है। और लास्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का। दिए गए भारत के मानचित्र के आधार पर 801 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखें। तो यहाँ पर आपका ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में ये जो है 800 से 1200 जो वर्ग किलोमीटर का है, इस रंग को आप लोग देख सकते हैं। इस रंग के आधार पर हम लोग यहाँ और यहाँ से हम लोग को चुन के राज्य को भरना है। तो हम इसका आंसर यहाँ लिख दिए हैं। मतलब योगेंद्र सर के अनुसार इसका आंसर होगा 800 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं। बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल है और उत्तर प्रदेश है। तो बिहार कहाँ है? तो बिहार है, केरल है और पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश है। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।